वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आर्नोल्ड ने सिल्वर का फॉर्म लेने के साथ मिनोटोर को जान से मार दिया था। फिर वो उसके हॉर्न को गिल्ड में एक्सचेंज कर देता है। इसके बाद यहाँ सिनकर टोकर कैसल ऑफ द इंपीरियल सोर्ड की तरफ चला गया था, जहाँ पर आर्नोल्ड ने कैसे न कैसे करके अपने भाई लियोनार्ड को थ्रोन हासिल करने के लिए मना ही लिया था। दूसरी तरफ सेबेस्टियन आर्नोल्ड को बताता है कि थ्रोन के लिए हो रही फाइट में क्लाइनेट हाउस होल्ड शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको लगने लगा था कि जरूर उनके चुप रहने की कोई ना कोई वजह होगी, और वो वजह यह है कि उनके आसपास काफी सारे मोस्टर घुस आए हैं। इसलिए वो प्लान बनाता है कि अगर सिल्वर लियोनार्ड का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करेगा तो वे हमारे कर्जदार हो जाएंगे। लेकिन इन सब के चक्कर में एक बड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि सिल्वर को वहां से काफी बुरी तरह से भगा दिया गया था। इसी वजह से आर्नोल्ड वहां पर खुद जाने का फैसला करता है, जहां पर वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फिन को अपनी तरफ करने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ सिल्वर उन स्लाइम को भी ठिकाने लगा देता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो फिन ने उसके फॉर्म बदलता देख लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तभी आर्नोल्ड उससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए फिन बताना शुरू करती है, मैंने कुछ स्नैक्स बनाए थे और तुम वहां पर नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें वहीं पर छोड़ दूं। जो सब जानने के बाद आर्नोल्ड उसके करीब जाते हुए कहता है, अब जब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया है तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। ये बात सुनकर फिन घबराते हुए कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि असल में सिल्वर ही प्रिंस आर्नोल्ड है। उसकी इस बात पर फिन बताता है कि वैसे तुम ये बात काफी जोर से कह रही हो, और मैंने इस कमरे में आवाज रोकने वाला बैरियर लगा दिया है, जिसकी वजह से कोई भी हमारी बात नहीं सुन सकता। वैसे क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, जैसे जबरदस्ती तुम्हें चुप करा सकता हूँ। इस पे फिन बताने लगी थी, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते भी हो तो सिर्फ मजबूरी में ही करोगे, इसलिए मैं इसे मान लेती हूँ। दूसरी तरफ आर्नोल्ड का कहना है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारा इतना भरोसा जीता था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन कहती है कि क्योंकि तुम वापस आ गए हो तो जरूर तुमने मोस्टर्स को हरा दिया होगा, है ना? इसी वजह से तुम हमारे हीरो हो और तुमने हमारे सिटी को बचाया। इसका मतलब है कि तुम अब तक बस नाटक कर रहे थे। सर सिल्वर के साथ तुम्हारी बातचीत से लेकर इस बात तक कि वह तुमको इंसिपिड प्रिंस कहते हैं, और इसका मतलब है कि ये सब तुम प्रिंस लियोनार्ड के लिए कर रहे हो, है ना? इसी वजह से मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और तुम दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकते हो, इसलिए तुम एक जरूर ऑनेस्ट पर्सन होंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लियोनार्ड बताना शुरू करता है, सेबास ही अकेला है जो मेरा सीक्रेट जानता है, और सेबास अपना मुंह बंद रखता है, पर मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा सीक्रेट बाहर आ जाए, इसलिए किसी को बताने की हिम्मत मत करना। जिस बात के लिए फिन खुशी खुशी राजी हो गई थी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियोनार्ड उदास मन के साथ कह रहा था, सोचिए इतने समय तक मैंने ये बात सीक्रेट रखी और अब ये इस तरह से सामने आ गई। अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद फिन उसको उदास होने से मना कर रही थी, जो सुनकर लियोनार्ड गुस्से के साथ कहता है, तुमको क्या लगता है किसमें किसकी गलती है? अब ये सुनकर फिन और भी ज्यादा घबराने के साथ कह रही थी, थोड़ी सी मिठाई खा लो और मैं चाय बना लेती हूँ। जो सब कहने के बाद वो वहाँ से खिसक जाती है। अगले सीन में एल्वर वॉन एबेल की टीम से कह रहे थे, मेरी रिपोर्ट यहीं पर खत्म होती है, और बहुत बढ़िया काम किया। यह काम जितना मुश्किल हो गया था उसके लिए सच में मैं माफी चाहता हूँ। उसी वक्त वहाँ पर एक मेड आते के साथ उनके सामने पैसों की पोटली धर देती है। अब इस चीज को देखने के बाद एल्वर वॉन इसे उनके सामने पेश करते हुए कहते हैं, इस रिवॉर्ड के अलावा मेरे ग्रेटिट्यूड का यह एक छोटा सा तोहफा है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एबेल का कहना है, वादा किया गया रिवॉर्ड जरूरत से ज्यादा है और हमने वह फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी। जिस बात पर एग्री करते हुए वो लड़की भी बताती है, हम पुराने एडवेंचरर हैं, इसी वजह से ये हमारी इज्जत का सवाल है, इसलिए प्लीज हमें छोड़ दें। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्मर वॉन का कहना है, अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है कि जब हमें जरूरत होगी तो मैं आपसे फिर से मदद मांगूंगा। इस बात पर एग्री करते हुए एबल कह रहा था, अगली बार हम आपकी रिक्वेस्ट अपने हाथों से पूरी करेंगे। जो सब बताने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद एल्मर वॉन आर्नोल्ड का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब ये सुनकर वो उनको समझाने लगा था, लियो का शुक्रिया अदा करो, मेरा नहीं। वही तो चाहता था कि मैं और सिल्वर यहाँ पर आए। जिसके बाद एल्वर वॉन सीरियस होने के साथ उसको बता रहा था, हम क्लाइनेट ड्यूक फैमिली प्रिंस लियोनार्ड की मदद के बदले उनका ग्रेटफुल होकर सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद वो उससे हाथ मिलाते हुए बोला, चलो ये इंश्योर करे कि प्रिंस लियोनार्ड थ्रोन पर बैठे। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि इसी के साथ लियो ने अपनी बहन और दो भाइयों के साथ मिलकर चौथी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। ये बात सुनकर एल्वर वॉन उससे सवाल करता है, योर हाइनेस क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पास आदमियों की कमी है? उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि काश मैं ऐसा कह पाता कि हमारे पास काफी लोग हैं, लेकिन अभी हम उस गिनती से काफी ज्यादा दूर हैं और कुछ नोबल्स अभी भी अलग थलग खड़े हैं। इसी वजह से हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर हम भरोसा कर सकें। जिस बात का जवाब देते हुए एल्मर वॉन बताते हैं कि सच में यह सुनकर राहत मिली और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ना चाहूंगा। जब कल फिन ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं हैरान हो गया और वह तुम पर
हमारा कर्ज चुकाने की जिद कर रही है। अब ये सुनकर आर्नोल्ड के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ एल्मर वॉन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? जब से योर हाइनेस ने उन्हें ब्लू गर्ल हेयर पीस दिया है तब से वह काफी फेमस हो गई है और लोग उन्हें ब्लाउ मूवी कहते हैं। इसी वजह से मुझे यकीन है कि वह काम आएगी। अब उनकी ऐसी जिद भरी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड हैरान होने के साथ कहता है कि मुझे यकीन है कि वह ऐसा करेगी, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है ड्यूक? लेकिन ड्यूक इमोशनल होने के साथ बता रहे थे उसने यही तो मांगा था मेरे लिए। वह तो हमेशा से बच्ची ही रही है, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। इसके बाद यहाँ से इनका टोकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों उससे अलविदा लेते हुए कह रहे थे वहाँ पर अच्छे से काम करना, साथ ही अपना ध्यान भी रखना। अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन का कहना है आप लोग भी अपना ध्यान रखना। इसी के साथ वो कैरेज वहाँ से रवाना हो चुका। फिर हम कैरेज के अंदर की तरफ आते हैं, जहाँ पर फिन उससे कह रहे थे प्रिंस आर्नोल्ड, मुझे पता है कि मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करने का इंतजार कर रही हूँ। पर वो उसके उतरे हुए चेहरे को देखने के बाद इसका रीजन पूछने लगी थी, जिस पर आर्नोल्ड बताने लगा मैं तंग आ चुका हूँ। हिस्ट्री में कई बार थ्रोन के लिए फाइट में खून खराबा हुआ है और अब तुम्हारे पास इससे बाहर निकलने का मौका है। उसकी इस बात पर फिन बताते कि मैं समझती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे काम आना चाहूंगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझ पर नजर रखना आसान होगा। जिसका जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताता है नहीं, अगर तुम घर पर ही रहती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अब ये सुनकर फिन जोर से चिल्ला पड़ी। इसके बाद यहाँ से निकट होकर कैसल ऑफ द इंपीरियल सोर्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर लियोनार्ड अपने भाई से कह रहा होता है मुझे पता था कि तुम्हारी जान पहचान अच्छी खासी है, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम सिल्वर को भी जानते हो। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता है कि माफ करना, पर मैं एक तरह से काम होने के बाद मंजूरी मांग रहा हूँ। ये बात सुनकर लियोनार्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि सब ठीक है, वैसे भी तुम जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड बताना शुरू करता है उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मुझे लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है और उसने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह हमारे साथ कोऑपरेट क्यों कर रहा है। इसी वजह से हम अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद लियोनार्ड फैसला सुनाता है ठीक है, मैं उससे अभी मिलना चाहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि क्योंकि वह मेरे पास आया था इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि उसका अभी तुमसे सीधे मिलने का कोई इरादा है, इसलिए उस पर काफी ज्यादा डिपेंड मत रहना। जो सुनने के बाद लियोनार्ड बोलता है कि समझ गया, लेकिन अब ड्यूक हमारी तरफ है, इसी वजह से मुझे यकीन है कि वह एक अच्छा इंसान है। इस पे लियोनार्ड उसको समझाने लगा था तुम फिर से लोगों के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गई हो। अब ये सुनकर उसका भाई इस बात को साइड में रखते हुए उससे सवाल करता है तुमने कहा था कि ड्यूक की फैमिली से यहाँ पर कोई आया है, तो मुझे जानना है कि वह कौन है। जिसके बाद सेबेस्टियन फिन को सामने की तरफ ले आया था और वो आते के साथ उसके सामने ग्रीट करते हुए कह रही थी आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई योर हाइनेस प्रिंस लियोनार्ड, मैं ड्यूक क्लाइनेट की सबसे बड़ी बेटी फिन वॉन क्लाइनेट हूँ। जो सुनकर लियोनार्ड खड़ा होने के साथ उसको भी ग्रीट करते हुए कहता है एड प्रिंस लियोनार्ड रेक्स एल्डर ब्लाउमोवे से मिलकर मुझे काफी सम्मान फील हो रहा है। इस बात पर फिन कह रही थी यह देखकर मुझे राहत मिली कि आप एक भले इंसान लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रिंस आर्नोल्ड ने आपके बारे में बताया था। ये बात सुनकर लियोनार्ड हैरान होने के साथ कहता है कि मेरे भाई ने मेरे बारे में ऐसा कहा, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकती हो। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिन ने उसको सारी के सारी कहानी बता दी थी और ये सब जानने के बाद आर्नोल्ड काफी ज्यादा हैरान होने के साथ बोला तो मेरे भाई ने ऐसा कहा है ना, और अच्छी बातचीत के लिए शुक्रिया, तुम काफी समझदार इंसान लगती हो। वैसे भाई फिन के सपोर्ट के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसको बताना शुरू करता है हम मुख्य रूप से बातचीत करने के लिए तुम्हारी सर्विस लेंगे और कुछ समय तक तुमको अक्सर रॉयल मैंसन से हमारे पास आना होगा। बस इसी बात से यह साबित हो जाएगा कि क्लाइनेट फैमिली हमारे साथ है। वैसे लियो क्या हमारे पास कोई और पोटेंशियल साथी है। अब ये सुनकर लियो सोच में पड़ते हुए कहता है ये कहना मुश्किल है, जो स्ट्रॉन्ग है वह पहले से ही तीनों में से किसी की साइड ले रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन का कहना है मुझे कैसल के अंदर कामकाज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या आप मुझे तीनों दुश्मनों के बारे में बता सकते हैं। अब ये सुनकर लियोनार्ड अपने भाई से सवाल करता है क्या तुमने उसको उसके बारे में नहीं बताया था। जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताना शुरू करता है रास्ते में उसने मुझसे फालतू सवाल पूछ कर काफी थका दिया था। इस बात की वजह से फिन उससे माफी मांगने लगी थी। अब उसका उतरा हुआ चेहरा देखने के बाद लियोनार्ड उससे कहने लगा था मैं इस बात से काफी इम्प्रेस हूँ कि तुम मुझसे परेशान करने में कामयाब रही। आमतौर पर वह हर बात को नजरअंदाज कर देता है। अब ये सुनकर फिन के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ आर्नोल्ड उसको बताता है कि दूसरे शब्दों में कहे तुमसे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्नोल्ड फिन को पूरी डिटेल देते हुए कह रहा था सेकंड प्रिंस एल्रिक रेक्स एल्डर 28 साल के हैं। वह एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादातर काम संभालते हैं और वे अपने शार्प माइंड के लिए जाने जाते हैं। बात करें थर्ड प्रिंस की, गोल्डन रेक्स एल्डर 26 साल
साल के हैं। वे आर्मी में सबसे पावरफुल पर्सन है और खुद बैटल्स में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। और सेकंड प्रिंसेस जेंड्रा रेक्स एल्डर 22 साल की है। वह मैजिक में माहिर है और पूरे किंगडम में उसका मेजिस के बीच काफी सम्मान है और ये तीनों थ्रोन पाने की कोशिश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। इसके आगे की बात हमें लियोनार्ड से पता चलती है। एक सिविल सर्विस, एक मिलिट्री मैन और एक मैजिशियन। मेरे हर भाई बहन का अपना अपना सपोर्टर सेक्शन है। इसी वजह से अभी के हालात ऐसे हैं कि नोबल्स इन तीनों को खुश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। साथ ही साथ लियोनार्ड उदास होने के साथ कह रहा था और हमारे सबसे बड़े भाई वेलहेम बैटल में मारे गए। जो सब जानने के बाद फिन का कहना है, मेरे डैड ने भी मुझे इसके बारे में बताया था कि अगर वह टैलेंटेड प्रिंस अभी भी जिंदा होता तो थ्रोन के लिए ऐसी फाइट ना होती। तभी आर्नोल्ड बोल पड़ा, लेकिन अब वो चले गए हैं, इसी वजह से तुम्हें प्रिंस बनना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए लियोनार्ड कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। इस पे आर्नोल्ड उसको बताने लगा था, अरे यार इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तभी वहाँ पर मैरी आते के साथ लियोनार्ड को एक लेटर थमा देती है और उस लेटर को पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान होने के साथ बताता है कि ड्यूक ज़ेफ्रिड सिस्टर जेंड्रा की तरफ चले गए और ड्यूक पॉलमन ब्रदर गॉर्डन की तरफ चले गए। इससे ऐसा ही लगता है और वो दोनों बड़े मर्चेंट्स ग्रुप के साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये सुनकर आर्नोल्ड परेशान हो चुका था क्योंकि अब वो उनसे काफी ज्यादा पीछे हो चुके हैं। अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद लियोनार्ड उससे कह रहा था, लेकिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि फेमस क्लाइनेट फैमिली हमारे साथ है और फेमस लेडी फिन भी हमारे साथ है। जिस बात पर एग्री करते हुए फिन कहती है कि जरूर मैं अपनी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड बोल पड़ा, शायद मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा क्योंकि क्लाइनेट हाउस तक की राइड की वजह से मेरी पीठ दर्द होने लगी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लियोनार्ड कहता है कि अपने आप को ग्रैंडपा जैसा मत बनाओ। अब ये सुनकर वो उसको समझाने लगता है, मतलब कभी खुद वहाँ जाकर देखो तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अब ये सुनकर वो दोनों ही हंसने लगे थे। फिर हम इसके 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फिन अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाते हुए कह रही थी, प्रिंस आर्नोल्ड क्या आप मुझे रॉयल कैपिटल घुमाएंगे। जो सुनकर आर्नोल्ड उसको समझाने लगता है, अगर तुम वहाँ पर चले गए तो सबकी नजरें तुम्हारे पर चली जाएंगे। इसी वजह से फिन अपनी आंखों में चश्मा लगाते हुए कहने लगी, मैं अपना भेष बदल लूंगी। पर वो उसके इस हुलिये को देखने के बाद तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। अब ये देखकर वो उसके रीजन पूछने लगी थी, जिस पर आर्नोल्ड उसको बताता है कि अगर तुम अपने भेष में थोड़ी और मेहनत करोगे तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। इसलिए वो अपने ऊपर पोशाक पहनने के साथ उससे कहने लगी, प्लीज मुझे रॉयल कैपिटल घुमाओ। अब इसको देखने के बाद आर्नोल्ड थोड़ा हैरान होने के साथ कहता है, तुम्हारा ये हुलिया तो ठीक है, इसकी वजह से किसी और का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा, लेकिन ये आइडिया किसका था। इस पे फिन उसको बताने लगी थी, ये आइडिया सेबास का था, तो मेरे को बताओ, इससे काम हो जाना चाहिए है ना। दूसरी तरफ आर्नोल्ड का कहना है, हमें अभी भी गार्ड की जरूरत होगी, तो चलो अगली बार चलते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन बताती है कि सेबास ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे गार्ड की जरूरत नहीं होगी। अब ये सुनकर आर्नोल्ड थोड़ा इरिटेट होने के साथ सेबास को पुकारने लगा था, पर वो वहाँ पर आता ही नहीं। इसी वजह से उसको उसकी बात माननी ही पड़ती है। जो सुनकर फिन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड बोल पड़ा, हालांकि ज्यादा देर के लिए नहीं, तुम्हारे पास भी तो इंटरव्यू के लिए काफी सारी रिक्वेस्ट आती है ना। अब ये सुनकर फिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होने के साथ कहती है, मुझे अभी तक कोई भी ऑफर नहीं मिला है। इस पे आर्नोल्ड अपने मन में कहा कि वह किंग की पसंदीदा लोगों में से एक है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उससे उलझने से पहले 2 बार सोचते हैं। जो सब सोच लेने के बाद वो उससे कहता है कि ठीक है चलते हैं, पर एक शर्त पर, जैसे ही मैं कहूंगा हम घर वापस आ जाएंगे। इसके लिए फिन तुरंत तैयार हो चुकी थी। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर फिन घूमते हुए कह रही थी, प्रिंस आर्नोल्ड वहाँ पर क्या है। ये बात सुनकर आर्नोल्ड उसको बताता है कि वह वेपन्स और मैजिकल इक्विपमेंट को अप्रेस करते हैं। अगर वह तुम्हारी चीजों को ग्रेड देते हैं तो वह कई ज्यादा कीमत पर बिकती है। तभी अचानक से फिन को किसी की महक आने लगी थी। अब उसको सूंघते हुए आर्नोल्ड उसको बताता है कि ये तो मेडिसिनल टी की है, समझ गया, जरा वहाँ पर देखो। जब मैं बीमार पड़ता था तो सेबास वो मुझे पिलाता था, वैसे क्या तुम एक घोट चखना चाहोगे, यह काफी कड़वी होती है। ये सुनते ही फिन इस चीज को मना करते हुए कहने लगे, प्रिंस आर्नोल्ड आप काफी कुछ जानते हैं। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उससे कहता है कि मुझे आर्न कहो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग पता लगाए कि हम कौन हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहती है कि क्या मैं आगे से तुमको इसी नाम से बुला सकती हूँ। जो सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि तुम जैसा चाहो मुझे वैसा बुला सकती हो। अगले सीन में वो दोनों सैंडविच का आनंद ले रहे होते हैं। तभी सामने की तरफ देखते हुए आर्नोल्ड का कहना है, वहाँ पर जो ऊंची इमारत है वह सोल्जर के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। वैसे ये सस्ता सा कबाड़ तुम्हें पसंद नहीं है ना। दूसरी तरफ फिन उसको खाने के साथ काफी खुश होते हुए कहती है, ये काफी टेस्टी है, खासकर ये
चीज, हालांकि मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया है और ये किस तरह की चीज है। इस पे आर्नोल्ड उसको बता देता है कि इसमें छोटा मिनोटोर का मीट लगाया गया है। अब ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। अब उसका ऐसा चेहरा देखने के बाद वो उसको पूरी तरह से बता देता है कि इसमें गोट का मांस लगाया गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन उस पर गुस्सा करने लगी थी। साथ ही साथ वो उसका उतरा हुआ चेहरा देखने के बाद इसका रीजन पूछती है, जिस पर आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वो सामने का नजारा देखते हुए उसको बताता है कि मैं अभी टाउन के बच्चों के साथ खेला करता था, इसी वजह से मैं अक्सर चुपके से कैसल से बाहर की तरफ निकल जाता था। पर वो अचानक से एक खतरनाक पल को याद करने के बाद परेशान हो जाता है। अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या कोई बात है। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, मुझे बस कुछ कड़वी बातें याद आ गई। जो सुनने के बाद फिर मुस्कुराते हुए बोलती कि मुझे तुमसे जलन होती है, मेरे बचपन में बहुत ही कम दोस्त थे। जिसका जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताता है कि अब से तुम काफी सारे दोस्त बना लोगे, क्योंकि दुनिया में हर तरह के अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बस ऐसे लोगों को ढूंढो जिन पर तुम भरोसा करके दोस्ती कर सको। दोस्ती के मामले में समय कोई मायने नहीं रखता। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास दिल को छूने वाला था। अब ये सुनकर फिन उसको बताती है कि नहीं, मैं फिन उन शब्दों को अपने दिल से लगाऊंगी। फिर वो आगे कुछ और भी कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक वाटर बॉल आकर उसके चेस्ट पर लग जाता है। अब इस गलती के लिए वो तीनों बच्चे उससे माफी मांगने लगे थे। जो सुनकर फिन कहती है कि कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखो। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब उसकी इस नजर का पीछा करते हुए फिन भी अपनी नजर नीचे की तरफ डालती है, पर अब वो इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। साथ ही साथ वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहाँ का माहौल इतने बेरहमी के साथ बिगड़ता देखकर आर्नोल्ड तुरंत उसका हाथ पकड़ने के साथ कहीं ले जाने लगा। इसी के साथ यहाँ सिन का टोकर एक शॉप की तरफ आ गया था, जहाँ पर फिन अपने कपड़े बदलते हुए उससे कह रही थी, वैसे मुझे क्या पहनना चाहिए। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उसको बताता है कि जो भी तुम्हें पसंद है उसे पहन लो। ये बात सुनकर फिन कहती है, मुझे क्या पसंद है, वैसे आपको क्या पसंद है मास्टर अर्न। जो सुनकर आर्नोल्ड सामने की तरफ कुछ ड्रेस को देखने के बाद उनमें से एक सिलेक्ट कर लेता है। इसी वजह से वो उसी ड्रेस को ले लेती है। जबकि दूसरी तरफ शॉप ओनर कहने लगा, मास्टर अर्न है ना, कितना प्यारा और मासूम नाम है, पर चिंता मत करो, मैं यह नाम किसी को नहीं बताऊंगा। हालांकि ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, मैंने आपको कभी किसी लड़की के साथ घूमते हुए तो नहीं देखा। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता है, यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब ये सुनकर वो बंदा कहने लगा, आप कभी किसी एक खास लड़की के साथ बाहर नहीं गए है ना, क्या अब योर हाइनेस के भी बसने का समय आ गया है। तभी उन दोनों की बात और ज्यादा बढ़ पाती। उससे पहले ही फिन अपनी ड्रेस को एक्सचेंज करने के बाद बाहर की तरफ निकल आती है। अब उसकी सुंदरता को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए उसमें ही खो गया था, पर वो अचानक से होश में आते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। और इस बात की भनक उस बंदे को भी लग चुकी थी। साथ ही साथ वो उसकी तारीफें करते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। वैसे हुजूर, आप पेमेंट कैसे करेंगे। ये बात सुनकर आर्नोल्ड उसको बताता है कि अभी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मैं सेबास के हाथों भिजवा दूंगा। जिसके लिए वो बंदा तैयार होने के साथ कहता है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ रेगुलर आने से पूरे लोग दूर रहते हैं योर हाइनेस। तो ठीक है योर हाइनेस, आप अपनी डेट को एंजॉय करें। अब ये डेट शब्द सुनकर वो दोनों ही हैरान हो चुके थे। यहाँ तक कि आर्नोल्ड उसके सामने सफाइयाँ पेश करते हुए कहता है, मैं तो बस उसे टाउन घुमा रहा हूँ और गलत मत समझो। जो सुनने के बाद शॉप ओनर उसे समझाने लगता है, मकसद चाहे जो भी हो, जब दो लड़का लड़की साथ में बाहर निकलते हैं तो वह डेट ही होती है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो अब उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर आर्नोल्ड उसको पूरी जगह घुमाने लगता है और घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्नोल्ड उसको बता रहा था सभी इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में, बस इतना ही है, तो चलिए घर चलते हैं। अब घर शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर मायूसी सी छा गई थी। तभी अचानक से उसे सामने की तरफ एक दुकान दिख जाती है। जो सब देखने के बाद वो आर्नोल्ड को बड़े प्यार से देखने लगी थी। इसके लिए आर्नोल्ड तुरंत तैयार हो चुका था। इसी के साथ फिर उस दुकान की तरफ रवाना हो चुके। उसके वहाँ से जाते ही गीटा वॉन होल्जीवर्ट, ड्यूक होल्जीवर्ट का सबसे बड़ा बेटा आते के साथ उसको चिढ़ाते हुए कहता है, यह क्या है, अरे यह तो वही इंसिपिड प्रिंस है ना। अब इस नमूने को अपने सामने देखने के बाद आर्नोल्ड बताता है कि गीडो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर दिखोगे। उसकी इस बात पर गीडो बताता है, वहाँ से गुजरते समय मेरी नजर तुम्हारे बेहाल चेहरे पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि तुमको ग्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि तुम रॉयल फैमिली से जो हो। जिसके लिए आर्नोल्ड उसका शुक्रिया भी करता है। पर उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद गीडो अपना स्टाफ उसके पैरों पर रगड़ते हुए कहने लगा, यह कैसा एटीट्यूड है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो कोई भी इसके बारे में बात तक नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे तक की कोई परवाह नहीं करता। ये बात सुनकर आर्नोल्ड खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे इसके
बारे में पक्का नहीं पता। लियो आजकल काफी फेमस है, इसी वजह से हो सकता है कि अब लोग मुझे ज्यादा पहचानने लगे हों। अब ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा भड़कने के साथ अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए कहता है, तुम लियोनार्ड नहीं हो, भला तुम्हें रॉयल फैमिली का मेंबर कौन समझेगा, तुम में रॉयल फैमिली के लायक तौर तरीके भी नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर फिन आते के साथ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे कहती है, यहाँ क्या हो रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद गेट आर्नोल्ड से सवाल करता है, अरे यार अब ये कौन है, क्या वह तुम्हारी सर्वेंट है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन कहती है कि तुम्हारी बदतमीजी की कोई सीमा नहीं है, जिसके बाद उसने अपनी पोशाक को उतार दिया था। अब अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद उन तीनों के तीनों की आंखें फटे के फटी रह गई थी, जबकि फिन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, यह सही है, मैं फिन वॉन क्लाइनेट हूँ और तुम क्या कह रहे थे। जिसका जवाब देते हुए गेटो बताता है, मैं गेटो वॉन होल्सीवर्ट हूँ, डियोक होल्सीवर्ट का पहला बेटा। जो सब जानने के बाद फिन कह रही थी, रिस्पेक्टफुल होल्सीवर्ट के बेटे को इस तरह से बर्ताव करता देखकर मुझे निराशा हो रही है। मुझे उम्मीद थी कि तुमको तमीज पता होगी। वैसे तुमको क्या लगता है कि तुम उस पर्सन के साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव करने के लिए आजाद हो, क्योंकि उसे इंसिपिड प्रिंस कहा जाता है और रॉयल फैमिली के प्रति तुम्हारे मन में कोई सम्मान या निष्ठा नहीं है क्या। इस पे वो बंदा घबराते हुए बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, इसके अलावा क्या तुमको सच में लगता है कि मैं प्रिंस आर्नोल्ड जैसे लोगों के साथ चलूंगी। अब ये सुनकर वहाँ के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड अपना भेष बदलते हुए कहता है, प्लीज लेडी फिन, मैं अपने भाई का रूप धर कर आया था क्योंकि आप अफवाहों से बचना चाहते थे, यहाँ तक कि मैंने उसके कपड़े भी उधार लिए थे। अब अपने सामने लियोनार्ड को देखने के बाद कीटो के पैरों तले जमीन नहीं खिसक चुकी थी, साथ ही साथ वो बहाने मारते हुए कह रहा था, अरे लियोनार्ड ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसकी इस बात पर लियोनार्ड बताता कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हो, जब तक मेरा भाई खुद कुछ नहीं करता तब तक मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, लेकिन प्लीज आज के लिए तुम जा सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो तीनों के तीनों बिना समय देरी किए वहाँ से निकल जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद लियोनार्ड, मेरा मतलब है कि आर्नोल्ड उसको बताता है कि खैर तुमने गड़बड़ कर दी। इसके लिए फिन उससे माफी मांगने लगी थी। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि अगर तुम मुझसे बस अपना काम जारी रखने देती तो बस उसकी रेपुटेशन में थोड़ा नुकसान पहुंचता, लेकिन आज जो हुआ उससे उसके मन में तुम्हारे लिए काफी दुश्मनी पैदा हो गई होगी और इस बात की पॉसिबिलिटीज के लिए मेरा भेष धर सकता है, मेरे लिए छिपकर काम करना मुश्किल बना देता है और इस तरह खुद से कोई कदम मत उठाना वरना इससे तुम खुद को भी खतरे में डाल सकती हो। जिस बात से फिर पूरी तरह से एग्री थी, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा मायूस भी दिख रही थी। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड का कहना है, लेकिन मुझे पता है कि तुमने यह मेरे लिए किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और इसके लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए आई थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन थोड़ा भावुक होने के साथ कहती है कि नहीं, वह मेरी लापरवाही थी, अगली बार मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी। तो क्या तुम मुझे फिर से सब कुछ दिखा सकते हो। जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड का कहना है, जरूर, और मैं अगली बार काफी अच्छे कपड़े पहनूंगा। अब ये सुनकर फिन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। फिर हम इसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में लियोनार्ड का कहना है, यह अजीब बात है, वे हमें शायद ही कभी जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाते हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या होने वाला है। जिस बात का जवाब देते हुए लियोनार्ड कहता है कि हम सभी भाई बहन कैपिटल में हैं, है ना, ऐसा ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार होता है। वैसे डैड को जरूर कुछ बताना होगा, पर मुझे सच में शक है कि यह कितना अच्छा होगा, ये बात कितनी परेशानी वाली बात है। अब ये सुनकर लियोनार्ड उसको समझाने लगा था, इस तरह से बातें मत करो वरना डैड तुम्हें फिर से डांटेंगे। इसी के साथ यहाँ सीन का टोकर गेट के बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर लियोनार्ड कह रहा होता है, अब देखते हैं कि इस बार क्या होने वाला है और इससे क्या उम्मीद की जाए। उसके ऐसा कहते ही वो गेट खुल चुका था। फिर हम सामने की तरफ काफी सारे लोगों को देख पाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एम्परर भी अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।